हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का सेकेंड लास्ट चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर सबसे पहले वेटेज की बात कर लेता हूँ कि इस चैप्टर का वेटेज आपके बोर्ड्स के एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन गारंटीड है कि यहाँ से आएगा ही आएगा, या तो 4 मार्क्स का होगा या तो 5 मार्क्स का होगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बने हैं अभी तक, प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर मैं एनालाइज करूं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो आपके 4 या 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन बना है। ठीक है। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो यहां पर हम डिस्कस करते हैं वो बेस्ड होती है ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि हमारे रियल लाइफ सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारे सामने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें हमें फॉर एग्जाम्पल कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करके मैक्सिमम प्रॉफिट कि कैसे हम अपने अमाउंट को किस जगह पर इन्वेस्ट करें कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट इन्वेस्ट आपको गेन करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कुछ मिनिमम कॉस्ट हो, यानी कि जो भी चीज में आप इन्वेस्ट करें उससे जो कॉस्ट निकले वो मिनिमम हो, या फिर आप अपने रिसोर्सेस को थोड़ा सा सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस सिनेरियोज हैं जहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है। तो मैं इसको सब बिल्कुल डिटेल्स में आपको एक एक चीज समझाऊंगा, तो आप पूरे लेक्चर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले चैप्टर प्रोग्रेस पे एक नजर मार लेते हैं। इसमें हम पहले बेसिक टर्म्स जो इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ऑप्टिमल फंक्शन क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फीजिबल रीजन क्या होता है, सॉल्यूशन का क्या मतलब है ना। फिर इससे रिलेटेड सॉल्यूशन पर बेस्ड आपकी थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट मेथड जिस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट में आपका ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व एलपीपी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के साथ की, मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पर हम बता सकते हैं कि भाई आप लोगों ने 11th क्लास में, अगर आपको याद हो, कि आप लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा था, याद है सबको, है ना। 11th क्लास में आई थिंक 4th या 5th चैप्टर रहा होगा आपका, 5th तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई थिंक 6th चैप्टर है जिसमें आपने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा था। तो उस चैप्टर में अगर हम बात करें तो जिन चीजों का हमने इस्तेमाल किया था, लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन, वो सारी चीजें यहां पर आपका इस्तेमाल होगी। तो पहले एक नजर मार लेते हैं कि व्हाट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस पूरे सिनेरियो को अच्छे तरीके से स्टडी करें, ये जो पूरी केस लिखी हुई है, इस पूरे केस को अगर आप बढ़िया तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। जैसे कि अ फर्नीचर डीलर डील्स इन द 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर। एक फर्नीचर डीलर है जो आपका टेबल्स और चेयर 2 आइटम है जिनमें वो डील करता है। ठीक है। ही हैज ₹50,000 टू इन्वेस्ट एंड हैज स्टोरेज कैप स्पेस टू एटमोस्ट 60 पीसेस। उसके पास टोटल जो अमाउंट है वो 50,000 रुपीज है जिसको वो टेबल या चेयर में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, इतना ही अमाउंट है, इससे ज्यादा अमाउंट वो किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो 50,000 रुपीज का अमाउंट या तो वो टेबल और चेयर है, दोनों को मिला करके इतना ही वो इन्वेस्ट कर सकता है। और प्लस दूसरी कंडीशन है कि उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड है। मतलब ऐसा नहीं कि जितनी मर्जी चेयर जाए भर ले, जितनी मर्जी टेबल चाहे वो भर ले। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी भी उसकी इतनी है कि चाहे वो टेबल अपने यहां स्टोर करे या फिर चेयर्स को स्टोर करे, मैक्सिमम 60 चीजें, यानी कि 60 ऑब्जेक्ट्स वो अपने स्टोर में स्टोर कर सकता है। ठीक है। अब टेबल कॉस्ट ₹2500। अब यहां पर इसको समझते हैं कि एक टेबल की कॉस्ट है ₹2500। कितनी है बच्चों? 2500। ठीक है। एंड चेयर ऑफ ₹500। ऑब्वियसली बात है कि टेबल तो थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो एक टेबल की कॉस्ट बच्चों कितनी हमको दे दी यहां पर? 2500। और एक चेयर की कॉस्ट हमारे पास ₹500 ईच है। ठीक है। ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹250। अगर आप ध्यान से देखें तो वो अपनी टेबल में ₹250 का प्रॉफिट, यानी कि जितने में बेच रहा है उसका 10% उसको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि ₹250 में वो प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट वो गेन कर रहा है। ध्यान समझना, एक टेबल में अगर आप ध्यान से देखो तो ₹250 जो कि 10% हुआ, और ₹500 की जो वो चेयर सेल करता है उसमें उसको ₹75 का प्रॉफिट होता है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ₹75 का प्रॉफिट इन दैट सेंस कितना हो गया कि
10% से ज्यादा ही हो गया, ऑब्वियस सी बात है ना। 10% तो 50 हुआ, प्लस 15 रुपीज और, तो 1% इसका कितना होता है, 1% हो जाएगा आपके पास 5 रुपीज, तो 13% का प्रॉफिट ये यहां पर गेन कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो चेयर में, एक चेयर को सेल करने में उसको जो प्रॉफिट है वो 13% का है, सोचो। और एक टेबल को सेल करने में उसको प्रॉफिट कितना है, 10% का, यानी कि 250 रुपीज का प्रॉफिट है, और दूसरे में 75 रुपीज का प्रॉफिट है। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी टेबल एंड चेयर ही शुड बाई। अब वो ये जानना चाहता है कि वो कितनी टेबल और कितनी चेयर वो परचेज करे, या अपने 50,000 रुपीज अमाउंट को कितनी टेबल और चेयर में इन्वेस्ट करे। ठीक है, ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो गेन कर सके। ठीक है, प्रॉफिट भी ज्यादा गेन कर सके, अमाउंट भी उसका पूरा इन्वेस्ट हो जाए, प्लस स्टोरेज कैपेसिटी जो 60 पीस की उसमें भी काम हो जाए। ये सारी चीजें वो चाहता है। ठीक है बच्चों, और हम इस बात को अज्यूम करके चल रहे हैं, अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स विच ही बाइज। और उसकी एक क्षमता है, उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो जितने भी आइटम खरीदता है, यानी कि चाहे वो टेबल ज्यादा खरीदे या चेयर ज्यादा खरीदे, या सिर्फ टेबल खरीदे या सिर्फ चेयर खरीदे, वो जो भी अपने पास रखता है उस सबको वो बेच लेता है। ऐसा नहीं है कि उसने चेयर 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 खरीद ली, चेयर बिकी नहीं बाद में, ऐसा नहीं है। यहां पर अज्यूम्पशन क्या हम लगा के चल रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी है कि वो जितनी भी चेयर्स खरीदेगा वो हर एक चेयर को बेच भी लेगा। ठीक है, अब इस पूरे सिनेरियो में हमें एक तरीके से क्या पूछ रहा है कि भाई वो अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करे टेबल्स और चेयर में 50,000 रुपीज को, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि लेट सपोज जेड रिप्रेजेंट करता है आपका प्रॉफिट फंक्शन को। जेड एक ऐसा फंक्शन है जो कि प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है। प्रॉफिट आ कैसे रहा है, आपको मालूम है कि हर एक चेयर में, हर एक टेबल में उसको 250 रुपीज का प्रॉफिट है। हर एक टेबल में उसको 250 रुपीज का प्रॉफिट है। ठीक है, और हर एक चेयर में उसको 75 रुपीज का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर सपोज करूं, लेट सपोज ही परचेज्ड या डीलर परचेज्ड एक्स टेबल्स एंड वाई चेयर्स। एक्स टेबल्स, लेट सपोज ही परचेज्ड एक्स टेबल्स एंड वाई चेयर्स। वो एक्स टेबल परचेज करता है और वाई चेयर परचेज करता है। तो एक्स टेबल परचेज करने का मीनिंग क्या है, एक्स टेबल्स परचेज करने का मीनिंग क्या है, 250 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस में 75 टाइम्स ऑफ वाई, है ना। एक्स टेबल्स, हर टेबल में 250 रुपीज का प्रॉफिट, वाई चेयर्स, हर चेयर में 75 रुपीज का प्रॉफिट। तो अब कितनी टेबल कितनी चेयर, तो कुल मिलाकर के ये जो आएगा ये टोटल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये जेड यानी कि जो टोटल प्रॉफिट फंक्शन है ये मैक्सिमम कब हो, तो हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करनी है। क्या करनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करनी है। अब कंस्ट्रेंट क्या है, अब यहां पर कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि मैक्सिमम वो 50,000 का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब कि एक टेबल की कॉस्ट है 2500 रुपीज, ठीक है, और एक चेयर की कॉस्ट है 500 रुपीज। सपोज करो उसने एक्स चेयर्स खरीद ली, एक्स टेबल्स खरीद ली, वाई चेयर्स खरीद ली। एक टेबल 2500 रुपीज की, एक चेयर 500 रुपीज की। टोटल अमाउंट जो वो इन्वेस्ट करेगा वो 50,000 से कम या बराबर होगा। क्या हो जाएगा, 50,000 रुपए से कम होगा या फिर बराबर हो जाएगा। दैट इज 2500 एक्स प्लस में 500 ऑफ वाई लेस देन इक्वल देन 50,000। 50,000 से कम होगा या उसके बराबर होगा। क्लियर है। दूसरी कंडीशन पे अब ध्यान देना, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट कि कितना वो इन्वेस्ट कर सकता है, और दूसरा कंस्ट्रेंट है कि स्टोरेज कैपेसिटी, कि चाहे वो जितनी चेयर टेबल खरीदे, जितनी चेयर खरीदे, वो सब कुछ किससे कम होना चाहिए, 60 पीस से ज्यादा वो नहीं रख सकता, लेस देन इक्वल देन 60। ये कंस्ट्रेंट है स्टोरेज कंस्ट्रेंट,
यानी कि स्टोरेज इससे ज्यादा नहीं हो सकता और इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इन सब के बावजूद आपको इसका हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कि ये मैक्सिमाइज एक्स और वाई की वो कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए जेड मैक्सिमम हो, जिसके लिए जेड मैक्सिमम हो, ये हमें निकालना है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा सिनेरियो जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, तो ये है हमारे पास एक लीनियर फंक्शन और ये है कुछ लीनियर इनइक्वालिटी जिनको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ये जो लीनियर फंक्शन आपके सामने, इसी फंक्शन को बच्चों हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो दो इनइक्वालिटीज आई हैं इनको हम कंस्ट्रेंट बुलाते हैं कि किन कंडीशंस के अंडर में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमाइज कब हो जाए, ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज अवर कंस्ट्रेंट्स। तो अब हमें इनके रिस्पेक्ट में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दीज आर द कंस्ट्रेंट। सो नाउ अब हम इस पर बात करते हैं। तो अब बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट हमारे पास निकल करके आ गए। अब कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, कैसे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, अब इनके लिए हम आगे पर बात करेंगे। तो वन बाय वन हम एक एक चीज एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बेसिक डेफिनेशंस कि व्हाट आर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रॉफिट और कॉस्ट फॉर्म अ जनरल क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, है ना। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर बात करते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट या फिर आपका जनरल क्लास ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस या ऐसी चीजों को अगर हम संभाल सके, उनको मैनेज कर सके, उस पर बात करते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में इन्वॉल्व फाइंडिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको पता है कि ये जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है इसको हम ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, क्लास 12th में तो आप इसको एज ए चैप्टर पढ़ते हैं, आप हायर एजुकेशन में इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च। सबसे पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया जो वर्ल्ड वॉर हुआ करते थे एक समय, है ना, जो एक समय क्या मतलब जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उस टाइम पर, कि भाई कैसे हम रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल कर सकें, सही हथियार ज़्यादा से ज़्यादा रख सके कि आर्मी के पास हथियार भी हो, गोले बारूद बम भी हो, टैंक भी हो, तो कितना 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 रिसोर्स हम अच्छे से प्रोवाइड कर सके ताकि हमारे जो आर्मी है वो स्ट्रांग बन सके। सबसे पहले उसी में स्टार्ट किया गया, वहीं पर इसका इस्तेमाल हुआ, तो उसी के बाद से फिर ये सारी चीज़ें डेवलप होकर के आपकी आई हैं, ठीक है। तो यानी कि मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्स, कि कितना कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल करके मैक्सिमम इंपैक्ट डाल सके किसी भी चीज में, ठीक है। चलिए आगे पर बात करते हैं। यहां पर एक स्पेशल और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये एक स्पेशल केस है ना। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिमाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ यही एक टूल है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका हम अलग अलग जगह पर फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल में से आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जो आर ऑफ मच इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ दियर वाइड एप्लीकेबिलिटी इन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंस। क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का इस्तेमाल हम आपका कॉमर्स की फील्ड में, इंडस्ट्रियल वर्क में और मैनेजमेंट साइंस में इसका बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंटरेस्ट का एक पोर्शन है। चलिए अब कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि मैंने बात करी बच्चों, लीनियर फंक्शन यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि हम जिसका हम मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो कंडीशन जिसके अंडर में वो डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट, जिनको हम लीनियर कंस्ट्रेंट, जो कि इनइक्वालिटीज के फॉर्म पर आपकी होती है, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ इस तरीके का होता है, जो कि अभी हमने बना करके दिखाया, जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, जहां पर ए और बी कॉन्स्टेंट होते हैं और जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, दिस इज कॉल्ड लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और एक्स और वाई
वो वेरिएबल्स हैं जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं। जैसे कि हमारी पिछली प्रॉब्लम में x नंबर ऑफ टेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था y नंबर ऑफ चेयर्स को, तो हम कितनी टेबल और चेयर परचेज करें कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके, तो वहां पर x और y हमारे डिसीजन वेरिएबल हैं, क्लियर, जिन पर डिपेंड करता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेंगे या और क्या गेन करेंगे, ठीक है। दैट इज आर द डिसीजन वेरिएबल्स, x और y आर का डिसीजन वेरिएबल्स। अब ये जो कंडीशंस हैं यहां पर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, बेसिकली अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास अमाउंट है तो इस केस में भी अगर आप देखो तो जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं या नंबर ऑफ टेबल्स हैं वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होंगी और ग्रेटर देन इक्वल देन 0, मतलब कि नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टेबल्स या तो 0 या 0 से बड़ी होगी। हो सकता है कि आपने सारा का सारा अमाउंट टेबल्स में इन्वेस्ट कर दिया, हो सकता है कि आपने सारा का सारा अमाउंट चेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो इट डिपेंड्स। तो बेसिकली ये जो एक्स और वाई डिसीजन वेरिएबल होते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होते हैं, ठीक है, जिस पर हम यहां पर बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, बेसिकली जो भी हम लीनियर इनइक्वालिटीज पर यहां पर बात करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज में हम जो फीजिबल रीजन है, यानी कि जो भी आपके पास कंस्ट्रेंट आती है, उन कंस्ट्रेंट को जब हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं और उन कंस्ट्रेंट का जो कॉमन रीजन होता है ना, जो कॉमन रीजन होता है उस रीजन को हम फीजिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे रीजन को हम आपका फीजिबल रीजन बोलते हैं, यानी कि वो कॉमन रीजन जहां पर दोनों ही जो कंस्ट्रेंट है उनका सॉल्यूशन मिलने वाला है, यानी कि वो कॉमन रीजन जो दोनों ही लीनियर इनइक्वालिटीज है, जो लीनियर कंस्ट्रेंट है हमारे पास, उनको आपका सेटिस्फाई करता हो, तो ऐसे रीजन को हम फीजिबल रीजन बोलते हैं। तो जो भी हमारे पास कंस्ट्रेंट आएंगे उनको हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उनका कॉमन रीजन निकालेंगे, ठीक है। वो बाउंडेड भी हो सकता है तो अनबाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट आपके इस तरीके से बाउंडेड भी हो सकते हैं और ऐसे अनबाउंडेड कंस्ट्रेंट भी आपके जो रीजन आएगा वो बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है। अब जो पहला है सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम थ्योरम नंबर 1 बोल रहे हैं, पहली थ्योरम जिसकी हेल्प से हम किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो ये है कि लेट आर बी द फीजिबल रीजन। आर एक ऐसा रीजन है जो फीजिबल रीजन है। फीजिबल रीजन क्या? जो जितनी भी हमारे पास कंस्ट्रेंट गिवन है उन सभी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने वाला कॉमन रीजन इज द फीजिबल रीजन, ठीक है। फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम z इक्वल टू ax प्लस by बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हेन z हैज ऑप्टिमल वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि हमें z जो फंक्शन है इसी की मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, ठीक है बच्चों। वेयर द वेरिएबल्स x एंड y आर द सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज, दिस ऑप्टिमल वैल्यू मस्ट अकर एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन। यानी कि बच्चों ये जो हमारे पास फीजिबल रीजन है, इस फीजिबल रीजन में जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ax प्लस by है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम, मैक्सिमम या फिर मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम जो भी हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम चाहते हैं वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमको कहां पर मिलेगा? फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगा। फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगा, यानी कि फीजिबल रीजन में ऐसे देखा जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, ढेर सारे पॉइंट है, तो हम हर एक पॉइंट पर तो हम कंडीशन चेक भी कर नहीं सकते और कंप्लीट बता नहीं सकते। तो ये थ्योरम हमको क्या बता रही है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, यानी कि फीजिबल रीजन का जो मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा वो कहां मिलेगा? फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगा। तो कॉर्नर पॉइंट क्या है कि एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट, और जो दोनों इनइक्वालिटीज वो एक दूसरे को कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगा, चाहे वो रीजन बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो। सिमिलरली जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे मान लो आपके, ठीक है, इन कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है, इन कॉर्नर पॉइंट पर। यहां पर अगर हम देखें तो ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, और आई थिंक ये वाला भी है, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगा, ये चीज यहां पर हमें सिर्फ बोलना है, ठीक है। तो ये पहली थ्योरम थी बच्चों कि कॉर्नर पॉइंट पर हमको फीजिबल रीजन का सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरीके से दूसरी थ्योरम बोल रही है कि लेट आर बी द फीजिबल रीजन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड लेट जेड बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इफ आर इज बाउंडेड। अगर जो हमारा रीजन है
अगर वो आपका बाउंडेड रीजन है, जैसे कि यहां पर हमको गिवन है, तो बाउंडेड रीजन है तो बच्चों इस केस में क्या होगा, इफ आर इज बाउंडेड देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड हैज बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही निकाल सकते हैं, और ये दोनों ही चीज आपका अकर करेंगे यानी कि लाई करेंगे एट द कॉर्नर पॉइंट यानी कि वर्टेक्स ऑफ आर। ये जो आपका रीजन होगा उसके जो वर्टेक्स है यानी कि जो कॉर्नर पॉइंट है उन पर ही लाई करेगा। तो बाउंडेड रीजन में खास बात यह है कि बाउंडेड रीजन के केस में हमको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही चीजें मिल जाएंगी। क्या यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट भी हम बता सकते हैं और मिनिमम प्रॉफिट भी, कि कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट मिलेगा, दोनों ही चीजें। अगर लॉस फंक्शन हमने बनाया है तो ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस हो सकता है, कम से कम कितना लॉस हो सकता है, अगर रीजन जो आपका है वो बाउंडेड है तो वो चीजें हम यहां पर आपका निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब कॉर्नर पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। कॉर्नर पॉइंट निकालने का तरीका, सबसे पहले तो फीजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट either by inspection or by solving the two equations of linear intersecting at the point। तो कुल मिलाकर के जो दोनों इनइक्वालिटीज उनके ग्राफ प्लॉट करिए, उन ग्राफ का जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज हैं उनका सॉल्यूशन रीजन देखिए, जो भी कॉमन है उस कॉमन रीजन को हाईलाइट कर लो। अब उस कॉमन रीजन में जितने भी कॉर्नर पॉइंट है, वर्टेक्स है, वो सब हमारे कॉर्नर पॉइंट होंगे आपके। ठीक है, इसके बाद और जब ये सारी चीजें हम कर लेंगे, अब अनबाउंडेड रीजन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अनबाउंडेड रीजन को अलग से डिस्कस करूंगा। पहले अभी हम बाउंडेड रीजन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमाइज और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 3x प्लस में 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास कंस्ट्रेंट आपको यहां पर गिवन है। ठीक है बच्चों, कंस्ट्रेंट हमारे पास गिवन है और यहां पर हमें आपका इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, जो कि z इक्वल टू 3x प्लस में 4y है, और कंस्ट्रेंट हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4 और x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 4, सॉरी यहां पर लेस देन इक्वल, सही तो है, लेस देन इक्वल देन 4। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर मैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4 इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, तो पहले एक काम करूंगा कि मैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमने सिंपल से एक काम किया, ये x लिखा, यहाँ y लिखा। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4, जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमको 4 मिल जाएगी। तो 0,4 एंड 4,0 ये हमारे पास कंस्ट्रेंट निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, x और y है, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पर y इक्वल टू आपके पास 0, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है। दूसरा हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने ग्राफ पेपर लिया। ग्राफ पेपर में आपको ये काम कर सकते हैं, अगर आपको ग्राफ पेपर मिल जाता है तो अच्छा है, उसी में आप सॉल्यूशन का ग्राफ प्लॉट करना, अदरवाइज अपनी ही कॉपी या नोटबुक पर जो भी आपकी आंसर कॉपी हो उसी में आप ऐसे एक्स वाई परपेंडिकुलर लाइंस खींच के आप ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रफ डायग्राम की ही हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है। एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ पर वाई एक्सिस। सबसे पहले ये कोई पॉइंट 0 हो गया, ये कोई पॉइंट 1 हो गया, ये कोई पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। पॉइंट क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4, यानी कि पॉइंट आपके पास ये है, दैट इज 0 कॉमा में 4। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू आपके पास 0 है, दैट इज 4 कॉमा में आपके पास 0। तो 0 कॉमा में 4 एंड आपका 4 कॉमा में 0। अब देखना, अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ है। ठीक है, हमें जो इनइक्वालिटी गिवन है वो आपके पास गिवन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4। अब बताना, एक लीनियर इक्वेशन हमारे प्लेन को दो पोर्शन में, दो रीजन में डिवाइड करता है।
एक तो इसके ऊपर वाला पोर्शन है, एक लोअर नीचे वाला पोर्शन है। कौन सा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? तो अगर आप चेक करो, क्या ओरिजिन यानी कि 0,0,0 वाला पोर्शन है, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर मैं 0,0 यहां पर पुट करता हूं तो 0 + 0 <= 4 होगा, ऑब्वियसली बात है। यानी कि 0,0 वो पॉइंट है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा रीजन जो कि नीचे वाला है वो हमारे इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन है। अब दूसरी कंडीशन यहां पर आपके पास है कि x > 0 होना चाहिए। मतलब कि x > 0 यानी कि x पॉजिटिव कब होगा? जब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे और y > 0, y > 0, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है और प्लस ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर आपका y > 0, यहां x > 0, तो और ये वाला पोर्शन एक तरीके से ये जो हमारे पास, मैंने आपका अभी इसको ड्रॉ किया, इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये है हमारा फीजिबल रीजन। ये है हमारा बच्चों क्या? फीजिबल रीजन। इसको नोट करिए, दिस इज अवर फीजिबल रीजन। ठीक है, ये है फीजिबल रीजन। और इस फीजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है? एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास यहां पर है, वो है आपका 0,0। ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास जैसे कि 4,0 है, और ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास 0,4 है। तो टोटल 3 कॉर्नर पॉइंट है और ये हमारा फीजिबल रीजन है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो z = जो कि आपके पास फंक्शन क्या है हमारा, 3x + 4y, 3x + 4y। और कॉर्नर पॉइंट क्या है आपके पास? कॉर्नर पॉइंट हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया बाय थ्योरम 1 कि अगर रीजन बाउंडेड है तो कॉर्नर पॉइंट पर ही हमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम मिलेगा। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो 0,0 है, दूसरा 0,4 है और तीसरा 4,0 है। तो z 0,0 पर हमको 0 आएगा, z 0,4 पर हमको 16 आएगा और z 4,0 पर हमको 12 आएगा। तो मैक्सिमम हमको कब मिला? मैक्सिमम हमको मिला एट 0,4। तो ये बेसिकली हमारे पास जो x और y की कंडीशन है, यानी कि 0,4 पर हमको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम मिल रहा है। तो 0,4 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। और ऑप्टिमल वैल्यू जो आई, यानी कि ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिली जो हम चाह रहे थे, ऑप्टिमल वैल्यू में मैक्सिमम मिनिमम दोनों आता है। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है? अगर मैक्सिमम चाहते हैं तो हमारे लिए ऑप्टिमल वैल्यू वो है जो मैक्सिमम है। तो यानी कि ऑप्टिमल वैल्यू हमारे पास 16 है और ये हमारे आंसर हो गए। क्लियर है? तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट 0,4 एंड ऑप्टिमल वैल्यू विल बी इक्वल टू 16, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट यहां पर? नोट कर लीजिए। ओके, तो यानी कि कॉर्नर पॉइंट निकालने और उनको रख करके मैक्सिमम पूछ रहा, तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर मिल रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। मैक्सिमाइज z = 5x + 3y, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। z = 5x प्लस में आपके पास 3y, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 3x प्लस में आपके पास 5y <= 15, नंबर 1 इक्वेशन। और दूसरी कंडीशन कि 5x प्लस में 2y <= 10, उसके बाद ये आपके पास 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन x > 0, चौथी कंडीशन y > 0, ये हमारे पास मतलब कि थर्ड और फोर्थ, टोटल 4 कंस्ट्रेंट हमारे पास दे रखी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो पहले वाले कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं 3x प्लस में 5y = 15 है, इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, तो एक सिंपल सा काम, ये x रखा है यहाँ y, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन है हमारे पास यहां पर कि 5x प्लस में 2 टाइम्स ऑफ y = 10। इधर पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? दूसरी कंडीशन x और y, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आपके पास 2।
तो ये हमको मिल गया। ठीक है, अब बाकी ये तो सिंपल हम प्लॉट कर ही सकते हैं। तो ये हमारे पास आपका एक्स एक्सेस हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सेस हो गया। यहाँ पर पॉइंट अगर हम प्लॉट करें दैट इज 0, ये 1, सॉरी ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 5, ये हमारे पास 6, हमारे पास 7, हमारे पास 8। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, पास 4, हमारे पास 5, पास 6, हमारे पास 7। ठीक है, चलिए कंडीशन क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 पे y इक्वल टू 0। तो 0,3 एंड 5,0। तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया 0, में 3 और ये पॉइंट हो गया हमारे पास आपका 5, में आपके पास 0। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ठीक है, 0, में 3 एंड 5, में 0, 0, में 3 एंड 5, में 0, ये हमारे पास आ गया। ठीक, ये एक लीनियर इनक्वालिटीज हो गई 0,3 एंड 5, में 0। दूसरा x इक्वल टू 0 पे, अच्छा यहां पर कंडीशन भी क्या गिवन है कि, एक सेकेंड, हाँ जी, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल देन 15। ये किसका है ग्राफ, ये है 3x प्लस में 5y लेस देन इक्वल देन 15। मतलब कि नीचे वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन हमारे पास है x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 5। ये पॉइंट है हमारे पास आपका 0, में 5, ये पॉइंट। ठीक है, और दूसरा x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये इसका पोर्शन है। और ये भी हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन 10। क्या गिवन है, 5x प्लस 2y लेस देन, यहां पर 15 है, सॉरी, ठीक है, यहां पर लेस देन इक्वल देन 10। तो इसका भी लोअर पार्ट अगर हम देखें तो ये वाले पोर्शन की बात कर रहा है। हाँ जी, उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, मतलब कि x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव आपका। तो जो हमारा फीजिबल रीजन है वो आपका ये वाला पोर्शन है। एक सेकेंड, ठीक है, यानी कि अगर मैं फीजिबल रीजन की बात करूं तो फीजिबल रीजन हमारा ये वाला पोर्शन है जो दोनों में ही कॉमन है, जो दोनों क्या सभी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा फीजिबल रीजन है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक कॉर्नर पॉइंट तो आपके पास ये वाला हो गया, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, एक ये, और एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये हमारे कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसको हमें थोड़ा सा फाइंड करना है। ठीक है, इस कॉर्नर पॉइंट को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम 3x प्लस में 5y इक्वल टू 15 और 5x प्लस में 2y इक्वल टू 10, इन दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन में 2 से, इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करा। तो 6 टाइम्स ऑफ x 10 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 30 और 25 टाइम्स ऑफ x प्लस में 10 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यही कैंसिल, यहां से आ जाएगा माइनस में 19 टाइम्स ऑफ x और ये माइनस में आपके पास 20। तो x की वैल्यू आपके पास 20 अपॉन में 19 आ जाएगी, x की वैल्यू 20 अपॉन में 19। ठीक है, और y की वैल्यू अगर हम यहां पर बात करें तो किसी भी इक्वेशन में रख करके अगर हम सेटिस्फाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहां पर रख दो अगर, तो ये बन जाएगा 60 अपॉन में 19, ओके, माइनस में आपके पास 15, सॉरी उल्टा लिख दिया यहां पर, प्लस में 5y इक्वल टू 15 है, प्लस में 5y इक्वल टू आपके पास 15।
यानी कि 5 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 15 माइनस का 60 अपॉन में 19, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है, 15 9 जा 135 होता है, तो यहां से आपके पास 5 आया, कैरी आया 13, 15 1 जा 15 और उसमें 13 ऐड करोगे तो 15 प्लस 13 कितना बनेगा, 28 आई थिंक, ठीक है, 285 माइनस में आपके पास यहां पर 60 है, माइनस में आपके पास यहां पर 60, दैट इज 285 माइनस में 60 अपॉन में 19, 285 माइनस में 60 अपॉन में 19, तो यहां से 5 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 285 में से यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 225 अपॉन में आपका 19, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 45 अपॉन में 19, कितना आ गया बच्चों, 45 अपॉन में 19 हमको y की वैल्यू निकल गई, तो y इक्वल टू 45 अपॉन 19 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कॉर्नर पॉइंट आया ये 20 अपॉन में 19 कॉमा में 45 अपॉन में 19 हमको मिल गया, ये कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर z इक्वल टू, जो कि हमारे पास क्या है 5x प्लस में 3y, ठीक है, z इक्वल टू 5x प्लस में 3y, और कॉर्नर पॉइंट जो हमारे पास आए हैं वो क्या है, कॉर्नर पॉइंट जो हमारे पास आए हैं वो नोट कर लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है, एक सेकेंड, 2 0 0 3, 2 कॉमा में 0 0 कॉमा में 3 और 20 अपॉन में 19, यहां से 45 अपॉन में 19, क्लियर है, ठीक है। 2 0 0 3, 20 अपॉन 19 एंड 45 अपॉन 19, तो यहां से अगर हम रखें इस फंक्शन में तो z 2 कॉमा में 0 कितना निकल करके आएगा, तो 5 इंटू में 2 प्लस में 3 इंटू में 0 यानी कि आपके पास 10 आएगा, z 0 कॉमा में 3 हमको क्या निकल के आएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 0 3 3 जा 9, ये आएगा। उसके बाद z 20 अपॉन 19 एंड 45 अपॉन 19, इस पर हमें कितना मिलेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 इंटू में 20 अपॉन में 19 प्लस में आपके पास 3 इंटू में 45 अपॉन में 19, तो ये बन जाएगा 5 2 जा 10 100 प्लस में 5 3 जा 15, ठीक है, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 135 अपॉन 19, तो एक तरीके से कितना बन गया हमारे पास 235 अपॉन 19, जो कि हमारा इन सभी से मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस पर हमको मैक्सिमम आपका मिल रहा है, ये हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यू है यानी कि मैक्सिमम है, और किस पॉइंट पर मिला, इस कॉर्नर पॉइंट पर 20 अपॉन 19 और 45 अपॉन 19 पर मिला, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा राइट आंसर हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगली क्लास में हम इसी पर बेस्ड यानी कि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को कैसे लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है उसको हम करके फिर सॉल्व करेंगे। तो आगे का पोर्शन हम आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे इसके, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।